नमस्कार, डेस्टिनी स्टार में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं उपाय काम क्यों नहीं करते। जी हाँ, और ये वीडियो ध्यान से सुनिएगा, आपको अलग-अलग रेमेडीज़ के बारे में पता चलेगा कि रेमेडीज़ इफ़ेक्टिव क्यों नहीं होती, इफ़ेक्ट क्यों नहीं देती और कैसे हम क्या करें जिससे कि रेमेडी का असर हो या हमको प्रॉपर इफ़ेक्ट मिले। और ये वीडियो सभी के लिए जो एस्ट्रोलॉजी बैकग्राउंड से उनके लिए भी और नॉन एस्ट्रोलॉजिकल बैकग्राउंड से। हम इसमें एस्ट्रोलॉजी को कवर करते हुए ही देखेंगे। तो आपको एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक्सप्लेन करूँगा कि क्यों कोई रेमेडी इफ़ेक्टिव नहीं हो पाती। और स्पेशली हमारा फ़ोकस अलग-अलग रेमेडीज़ पे तो होगा, पर सबसे ज़्यादा हम फ़ोकस करेंगे मंत्रों के ऊपर, ठीक। और जो लोग एस्ट्रोलॉजी नहीं जानते उनके लिए भी है। वो भी इस वीडियो को देखेंगे तो उनको समझ में आएगा रेमेडीज़ काम क्यों नहीं कर रही और क्या हम करें अपनी लाइफ़ में, क्या चेंजेस करें, किस तरीके से परफ़ॉर्म करें रेमेडीज़, उनका प्रॉपर इफ़ेक्ट। अब देखिए, उपाय काम क्यों नहीं करते? क्योंकि बेसिकली जो वैदिक टर्म यूज़ हुआ है रेमेडी के लिए वो कहते हैं परिकार। परि मतलब होता है साइकिल, ठीक? और कार मतलब करना। तो हम जैसे परिक्रमा करते हैं मंदिर की या किसी भी चीज़ की, तो परिकार मतलब होता है साइकिल को पूरा करना। तो अगर हमारा बर्थ हुआ है तो जो कर्मों का साइकिल है उसको हमें पूरा करना ही है, उसमें कितने भी कष्ट आएँ, उससे हम बच नहीं सकते। अगर ऐसा होता तो आप देखिए भगवान श्री हरि विष्णु के कितने अवतार हुए। हर अवतार के पीछे की कहानी आप देखिए तो कोई ना कोई श्राप, कोई ना कोई कर्मों का बंधन है। वो भी बच सकते थे। तो जब वो नहीं बच इसको अवॉइड कर पाए तो हम कैसे कर सकते? तो जो कर्मों का साइकिल है वो आपको भोगना ही भोगना है। कोई ऐसा सॉल्यूशन या रास्ता नहीं जिससे आपको वो नहीं भोग। अब देखिए वैदिक टर्म है परिकार, हम जो करते हैं वो क्या करते हैं उपाय। क्लाइंट हमारे पास आता है या एस्ट्रोलॉजर के पास आता है तो वो कहता है उपाय दे दीजिए। उपाय का मीनिंग क्या होता है? उपाय का मीनिंग होता है शॉर्टकट लेना या कर्मों को अवॉइड करना। तो जैसा मैंने अभी कहा कि ऐसा कोई रास्ता नहीं कि आप अपने कर्मों को अवॉइड कर पाएँ या उस कष्ट से बच पाएँ। तो बेसिकली हम उपाय माँगते हैं, इसलिए काम नहीं करते, परिकार नहीं। एक और शब्द होता है ना परित्याग, त्याग देना। तो वहीं से ये वैसे आप समझिए परिकार, परिकार क्या है? आप अपने जो बुरे कर्म हैं या जो आपने कर्म बचे हुए उनका आप त्याग करेंगे अगर इस मार्ग को अपनाएँगे, परिकार के मार्ग। उपाय का मार्ग अपनाएँगे, आप शॉर्टकट ले रहे हैं। ठीक। आप उपाय वर्ड देखिए ना, उपवर्ड जहाँ लगा होता है वो एक तरह का सब्स्टिट्यूट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल चीफ मिनिस्टर हैं, उप मुख्यमंत्री बना दिया। सबको पता है कि उप मुख्यमंत्री के पास कोई पावर नहीं होती ज़्यादा, लिटरली कोई ख़ास पावर नहीं। या यहाँ जैसे इंडिया में कोalition गवर्नमेंट आपको चलानी है, अपने पार्टनर को खुश करना है, अच्छा प्राइम मिनिस्टर हम बन गए तो उप प्रधानमंत्री बना दिए, इस तरीके की चीज़। तो वैसे ही आप समझिए उपाय क्या है, आप अवॉइड करना चाहते हो, उसमें कोई दम नहीं। आप देखिए, दूसरा आप साइड समझिए कि जब आप कर्मों को भोगेंगे तो आपको उतने ही कष्ट सहने पड़ेंगे। तो या तो आप उन कर्मों को भोग के पूरा कीजिए या अगर आप परिकार या रेमेडीज़ करते हैं तो वहाँ भी उतने ही कष्ट आएँगे। तो सॉल्यूशन ये है कि या तो आप कर्मों को भोग के कष्ट भोगिए, तब उनसे मुक्त होइए। या अगर आप इस मार्ग पे चलना चाहते हैं, कोई परिकार या कोई रेमेडी करना चाहते हैं, तो वहाँ भी उतने ही कष्टों को भोगिए। ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं जिसमें कष्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा कष्ट क्या आता है? भाई आप एक नॉर्मल लाइफ़स्टाइल जी रहे थे, अब आपको कुछ करने के लिए कहा गया तो उसमें प्रॉपर डिसिप्लिन और उसके रूल्स होंगे, जिसके लिए आपको अपनी नॉर्मल लाइफ़स्टाइल में बहुत सारे चेंजेज़ लाने पड़ेंगे। वही सबसे बड़ा कष्ट होता है। कोई भी चेंज आता है, परिवर्तन आता है तो कष्ट तो देता ही। तो ये भी एक रीज़न है कि रेमेडी काम नहीं करती क्योंकि हम जो रेमेडी करते हैं उसमें कोई कष्ट नहीं होता, हम आराम से चाहते हैं। जेमस्टोन पहन लें, डोनेशन कर दें, लेकिन उसके पीछे का जो एसेंस होता है या रूल्स होते हैं, जो डिसिप्लिन होते हैं, वो हम कुछ नहीं फ़ॉलो करते। फास्टिंग कर लें, जबकि हर रेमेडी के पीछे हम एस्ट्रोलॉजी के बेसिस पे देखेंगे कि आपको प्रॉपर एक कष्ट भोगना पड़ेगा, एक पनिशमेंट के थ्रू जाना पड़ेगा, शारीरिक, मानसिक, जबकि हम उस सबको अवॉइड करते हैं। तो ये भी एक रीज़न है। फास्टिंग किया, क्या फ़ायदा हुआ? लोग नॉर्मल डे से ज़्यादा फास्टिंग वाले दिन में खा लेते हैं, क्या करते हैं बस अन्न नहीं खाते। अब उसमें कोई कष्ट थोड़ी हुआ, क्या त्याग किया आपने? टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कोई त्याग तो किया ना। अपनी इंद्रियों पे तो कोई वश या नियंत्रण नहीं किया। डोनेशन हम कैसे करते हैं? हमारे पास एक्सेस में हो गया तो कर देते हैं, चलिए वो भी अच्छा है। कभी ये थोड़ी करते हैं कि हमको भी ज़रूरत हो, सामने वाले को उससे ज़्यादा ज़रूरत हो तो हम दे दें, त्याग कर। ऐसा बहुत कम लोग। ठीक। तो आप देखिए, अगर मैं एग्ज़ाम्पल लूँ फास्टिंग का, तो सेकंड हाउस क्या होता है? हमारा फूड है, ठीक। सेकंड हाउस फूड हैबिट का है। सेकंड हाउस क्या है? हमारे एसेट्स और वैल्यूज़ को रिप्रेज़ेंट करता है, वेल्थ को। सेकंड हाउस आप देखिए आँख है, फेस का है हमारा, तो आइज़ है, नोज़ है, माउथ है, टंग है। मोस्ट ऑफ द सेंस ऑर्गन हमारे फेस में, जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं।
भाई आँख से हमको अच्छा देखना है, अच्छा टेस्ट चाहिए, टंग से अच्छा स्मेल चाहिए, अच्छा सुनना चाहिए। 12th हाउस फास्टिंग का है, ठीक, आपको मैं चार्ट में भी दिखाता हूँ। 12th हाउस फास्टिंग का, ये देखिए, सेकंड हाउस फूड हैबिट हो गई और 12th हाउस फास्टिंग का हो गया। तो अगर आप सेकंड हाउस से काउंट करेंगे 12 तक तो 11 आएगा, ठीक है, 7 8 9 10 11। अब 11th हाउस क्या होता है? 11th हाउस इच्छा पूर्ति का होता है, और वही 11th हाउस पनिशमेंट का भी कहा गया, क्योंकि जितना ज्यादा आप इच्छाओं के पीछे भागेंगे उतना वो आपके लिए पनिशमेंट ही है ना। लगन से 11th हाउस हमारी इच्छा पूर्ति का और हमारे लिए पनिशमेंट का है। महर्षि पराशर ने कहा तनु तनो दंड हर। तो हर हाउस से 11th हाउस उसकी इच्छा पूर्ति का है, उसके लिए लाभ यानी गेन्स का है, और पनिशमेंट का भी। तो सेकंड हाउस फूड का हो गया, सेकंड से 11th है 12th हाउस, 12th हाउस फास्टिंग का हो गया। तो अगर आप फास्टिंग करेंगे तो फास्टिंग में क्या, खाने का भोजन का त्याग कर रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं वो शरीर के लिए कष्ट हुआ, दंड हुआ ना, या शरीर के साथ साथ मानसिक रूप से दंड हुआ। कोई चीज आपके पास है और आपको उसका त्याग करना पड़े तो वो आपको कष्ट देगी ही। तो 12th हाउस फास्टिंग का है, लेकिन वो सेकंड से 11th, उसमें आपको कष्ट उठाने पड़ेंगे, जबकि हम फास्टिंग में कोई कष्ट उठाते ही नहीं। हम कोई कष्ट नहीं उठा रहे, दिन भर मजे से खा रहे हैं, या दिन भर नहीं खाया, शाम होते ही बस रेस्टोरेंट में बुकिंग है, होटल चले गए, भरपेट खा लिया। इसके अलावा फास्टिंग में क्या कहा जाता है? आप अच्छे शास्त्र पढ़ें, अच्छी चीजें देखें, सोए नहीं, दिन में टीवी मोबाइल या इस तरह की फालतू फालतू चीजों को अवॉइड करें, कुछ बुरा ना कहें, बुरी बातें ना करें। क्यों? क्योंकि सेकंड हाउस क्या, सेंस ऑर्गन का, आईज है हमारी सेकंड हाउस में, फेस में ईयर है, टंग है, वहां से 11th है। 12th हाउस लॉस का होता है, 12th हाउस डोनेशन का है, देने का, त्याग करने। हम क्या करते हैं? पूरा दिन टीवी भी देख रहे हैं, मोबाइल भी देख रहे हैं, कुछ छोड़ा नहीं, सब कुछ तो नॉर्मली चल रहा है, तो हमारे विकार कम कैसे हों? क्यों? क्योंकि आप देखिए 12th हाउस क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक, अगर आप देखिए सेकंड हाउस में सेंस ऑर्गन आ गए, सेकंड से 11th है 12th हाउस, उसके पनिशमेंट का, और 12th हाउस लॉस का है, त्याग करने का, और 12 से 7th है 6th हाउस, 6th हाउस हमारी वीकनेस है, और 7th हाउस हर हाउस से मारक होता है। तो हमारी जो छठे घर यानी 6th हाउस में जो हमारी वीकनेस को रिप्रेजेंट करता है, उसके लिए मारक है 12th हाउस। तो जब हम अपनी इंद्रियों के जो विषय हैं उनका त्याग ही नहीं कर पा रहे हैं, और उनके लिए कोई कष्ट उठाने के लिए नहीं तैयार है, तो हमारे वीकनेस कैसे कम होंगे, या जो पाप किए हमने वो कैसे कम होंगे? 6th हाउस आपके सिंस को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरीके से आप देखिए 12th हाउस डोनेशन का है, डोनेशन मतलब क्या, देना। अब डोनेशन का कॉन्सेप्ट क्या? डोनेशन का कॉन्सेप्ट ये नहीं कि आपके पास भरा है तो उठा के दे दिया एक्सेस, अरे हमारे लिए यूजलेस, ठीक। डोनेशन का मतलब तो कोई चीज आपको भी रिक्वायरमेंट है, सामने वाले को भी रिक्वायरमेंट है, किसी और को रिक्वायरमेंट है, और आपको पता है तो आप अपने त्याग कर लीजिए, अपने ऊपर नियंत्रण कीजिए और त्याग कर दीजिए, चलिए उसको ज्यादा आवश्यक। हम ऐसा नहीं करते, हमारे पास पहली बात तो होता है तो हम नहीं करना चाहते, हमेशा हमको कम ही लगता है, या कई बार करते हैं जब एक्सेस में होगा तब करेंगे, पहले हम अपना भर लें। डोनेशन का ये कॉन्सेप्ट हो गया लोगों के माइंड। तो अपनी, और जो हमें चीजें सबसे वैल्यूएबल लगती है उनका त्याग करना। तो सेकंड हाउस क्या है? सेकंड हाउस आपके एसेट्स है, सेकंड हाउस वो है जो, जिसको आप सबसे ज्यादा वैल्यू करते हैं, आपकी वेल्थ। और सेकंड से 11th है 12th, जो अपनी 11th हाउस, जैसा मैंने कहा, पनिशमेंट का है। तो जो सबसे प्यारी चीज होगी उसका त्याग करेंगे, उसको दान करेंगे, तब आपको कष्ट होगा, लेकिन आपके अंदर के विकार खत्म हो। हम ऐसा तो कुछ कर नहीं रहे, इसी तरीके का कोई कष्ट नहीं उठा रहे ना। तो एक रीजन यही है, जब कोई कष्ट ही नहीं उठा रहे हैं, सब कुछ आराम से चाहते हैं, तो फिर कहाँ से रेमेडी काम करेंगे? या जो परिकार हम कर रहे हैं वो, जो परित्याग हम करना चाहते हैं वो काम कहाँ से करेगा? उसका क्या प्रभाव आएगा हमारे? नहीं आएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो रेमेडी बताई, और सबसे बेस्ट रेमेडी, वो है मंत्र चैंट, ठीक। तो मंत्रों का हाउस कौन सा है? 5th हाउस हमारे मंत्रों का, 5th हाउस हमारे डाइजेशन का, 5th हाउस हमारे थॉट प्रोसेस का, ठीक। अब मंत्रों के लिए क्या कहा गया? मनः त्रयी इति मंत्र, जो मन की रक्षा करे उसको मंत्र कहते हैं। अब आप देखिए, सबसे ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम आता है मंत्र चैंटिंग। मंत्र चैंटिंग बहुत कम लोग कर पाते, या प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते। उसका रीजन क्या है? या करने बैठेंगे तो कुछ ना कुछ बाधा आती रहती,
उसका रीजन ये है कि कोई भी रेमेडी या कोई भी सॉल्यूशन किया जाए तो आत्मा से जुड़ के किया जाता है, अंदर तक आपको फील होना चाहिए। केवल ये नहीं सुपरफिशियल तरीके से दान दे रहे हैं, भाई ऐसे ही दे दिया बिना मन, आपकी आत्मा तो कह नहीं रही लेकिन फिर भी दे दिया, श्रद्धा भाव से नहीं करेंगे। तो सन आपकी आत्मा का कारक, सन रिप्रेजेंट करता है हमारी सोल्स को। फिफ्थ हाउस जो मंत्र चैंटिंग का है, वहां पे काल पुरुष के चार्ट में सिंह राशि यानी लियो राशि आती है, उसका लॉर्ड यानी स्वामी सूर्य है या सन है। और वही सूर्य यानी सन जो है काल पुरुष के चार्ट में फर्स्ट हाउस में मेष राशि आती है, वहां पे एक्सॉल्टेड यानी उच्च का हो। तो अगर आपका सूर्य एफ्लिक्टेड या सन एफ्लिक्टेड है तो आप प्रॉपर तरीके से मंत्र तो छोड़िए, कोई भी रेमेडी नहीं कर पाए। आपका फिफ्थ हाउस और फर्स्ट हाउस और सन अगर ये एफ्लिक्टेड है तो कोई भी सॉल्यूशन या रेमेडी आप नहीं परफॉर्म कर पाए। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो श्रद्धा भाव, वो आत्मा का जो जुड़ाव होना चाहिए वो होगा ही नहीं, तब कैसे करेंगे? और स्पेशली मंत्र तो बिल्कुल भी नहीं कर पाए, आपकी आत्मा भटक रही इधर उधर तो क्या मंत्र। इसके अलावा अगर फर्स्ट हाउस एफ्लिक्टेड है तो फर्स्ट हाउस इंटेलिजेंस का, आपके दिमाग में उल्टे पुल्टे थॉट या विचार आ रहे हैं तो कैसे करेंगे? सबसे ज्यादा यही समस्या होती है, मंत्र करने बैठे तो इस तरह वो विचार आने लगते हैं जो नहीं आने चाहिए, ध्यान इधर उधर भटकता रहता है, क्योंकि फर्स्ट हाउस आपका इंटेलिजेंस है। फिफ्थ हाउस आपके थॉट प्रोसेस का है, फर्स्ट हाउस का मैनिफेस्टेशन है। भाई जैसा आपका ब्रेन होगा, इंटेलिजेंस होगा, वैसे ही तो थॉट या विचार आएंगे। तो फिफ्थ हाउस भी बहुत एफ्लिक्टेड हो तब भी दिमाग में उल्टे पुल्टे ख्याल आते थे। स्पेशली फर्स्ट और फिफ्थ हाउस में अगर मार्स बैठ जाए तो एंगर या गुस्से की वजह से या एग्रेशन की वजह से सबसे ज्यादा बाधा आती मंत्र चैन। तो फर्स्ट और फिफ्थ हाउस एफ्लिक्टेड और सन एफ्लिक्टेड है तो प्रॉब्लम आएगा। इसके अलावा आप भावक भावों का कॉन्सेप्ट लगाए, ठीक। तो फोर्थ हाउस क्या होता है? मन का होता है। और सेवेंथ हाउस और ट्वेल्थ हाउस वो होता है जो रिसीव करता है। भाई आप देखिए लगन से ट्वेल्थ हाउस क्या है? लगन से ट्वेल्थ हाउस है कि हम दे रहे हैं, देने वाले, हम क्या चीजें दे रहे हैं या किस तरीके से हम देना चाहते हैं। और ट्वेल्थ हाउस कमिटमेंट और भक्ति का भी। तो लगन से ट्वेल्थ हाउस बताता है हम क्या दे रहे हैं, किस तरीके से देना चाहते हैं, तो जो हम देंगे तो कोई रिसीव भी करेगा। तो ट्वेल्थ हाउस है। सेवेंथ हाउस भी क्या, हमारे रिलेशनशिप का होता है, लगन से हमारे लाइफ पार्टनर। तो रिसीव करने वाला कौन है? हमारा लाइफ पार्टनर, हमारा जो लाइफ पार्टनर है जो भी है। सेवेंथ हाउस इन जनरल पब्लिक का होता है, दूसरे लोगों का। इसलिए आप देखिए मैरिज के लिए सेवेंथ और ट्वेल्थ देखते हैं, क्योंकि ट्वेल्थ हाउस कमिटमेंट का, सेवेंथ हाउस पार्टनर का है। भाई पार्टनर है, लाइफ पार्टनर है, हस्बैंड है, वाइफ है, जो है उसके लिए सबसे पहले कमिटमेंट जरूरी है। तो सेवेंथ और ट्वेल्थ वो होते हैं जो रिसीव करते हैं। तो हर हाउस से सेवेंथ और ट्वेल्थ उसका रिसीवर हो गया। अगर वहीं पे मेलेफिक है, ब्लॉकेज है, तो आप मंत्र कितना भी कर लें उसको रिसीव कौन करेगा? तो फोर्थ हाउस क्या है? फिफ्थ हाउस मंत्र का है, फिफ्थ से ट्वेल्थ है मंत्र हाउस, मंत्रों को कौन रिसीव करता है? फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस क्या? आपके मन का, आपके इमोशंस का। जब आप प्रॉपर तरीके से मंत्र चैंटिंग करेंगे तो आपका मन भी साथ होना चाहिए, इमोशनल कनेक्टिविटी भी होनी चाहिए, आपका मन शांत होगा। अब अगर फोर्थ हाउस एफ्लिक्टेड है तो उस मंत्र को आपका मन रिसीव ही नहीं कर पा रहा है, तो ना मान, फोर्थ हाउस मेंटल पीस का है, तो कोई मानसिक शांति नहीं मिल रही आपको, मन शांत नहीं हो रहा, इमोशनली आप कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं मंत्र चैंटिंग करते समय। या दूसरे तरीके से देखें, फोर्थ हाउस बहुत एफ्लिक्टेड, मानसिक शांति नहीं, इस वजह से नहीं कर पा रहे। दोनों तरह से आप देख सकते हैं। इसके अलावा फिफ्थ हाउस से सेवंथ देखें, जो दूसरा रिसीवर है वो इलेवेंथ हाउस है। और सेवंथ हाउस जैसा मैंने कहा हर हाउस से मारक भी होता है। तो सेवंथ हाउस भी अगर एफ्लिक्टेड है, वहां मेलेफिक है, तो भी आपको मंत्रों का प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलेगा। या आप इन जनरल देखें तो सेवंथ हाउस में मेलेफिक बैठे होंगे तो सीधे उनकी दृष्टि फिफ्थ हाउस से पड़ेगी, तो फिफ्थ हाउस को भी खराब कर रहे हैं, तो आपके थॉट प्रोसेस को भी। इसलिए भी आप मंत्र चैंटिंग नहीं कर पा रहे हैं। फिफ्थ हाउस आपकी इच्छा पूर्ति कर, आपका ध्यान इच्छाओं में लगा, ये इच्छा नहीं पूरी, वो नहीं इच्छा पूरी नहीं हुई, तो आप मंत्र चैंटिंग कैसे करेंगे? इवन फिफ्थ हाउस एजुकेशन का, अगर आपका ध्यान इधर 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 उधर इच्छाओं में भटकता रहेगा तो आप ज्ञान भी नहीं ले सकते, आपका पढ़ाई में भी मन नहीं रहेगा, आपका दिमाग शांत नहीं रहेगा। तो अगर मेलेफिक है इलेवेंथ में और फिफ्थ में तो भी मंत्र चैंटिंग में प्रॉब्लम आ रहा है। तो इस तरीके से। अब इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट हाउस कौन सा? इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट हाउस वो थर्ड हाउस है। थर्ड हाउस सबकॉन्शियस माइंड। और फिफ्थ हाउस से काउंट करें थर्ड तक तो इलेवेंथ आता है। मंत्रों का जो लाभ है ना, वो थर्ड हाउस, कि जब आप मंत्र चैंटिंग करेंगे तो सबकॉन्शियसली आपको शांति मिलेगी। बट जैसा मैंने कहा इलेवेंथ हाउस पनिशमेंट का है,
अगर वही थर्ड हाउस खराब है तो आपके लिए पनिशमेंट है आपके मंत्रों के लिए, आप मंत्र चैंटिंग कर नहीं पाएंगे, करेंगे उसका प्रॉपर लाभ नहीं मिलेगा। दूसरे तरीके से आप देखें, थर्ड हाउस 4th से 12th है, लॉस ऑफ मेंटल पीस। तो अगर थर्ड हाउस में ज्यादा मैलेफिक है तो आपकी मानसिक शांति पूरी तरीके से खराब रहेगी, और जब मन शांत नहीं होगा तो क्या मंत्र चैंटिंग करेंगे या उनका क्या लाभ मिलेगा। थर्ड हाउस मैथुन भाव है, वायु तत्व का हाउस, तो थर्ड हाउस भी एफ्लिक्टेड नहीं होना चाहिए। बेनिफिक प्लेनेट हो या कम से कम मैलेफिक तो नहीं, अच्छा होना चाहिए थर्ड हाउस, तब जाके प्रॉपर मंत्रों का आपको रिजल्ट मिलेगा। ये दूसरे तरीके से अगर देखें ना, तो थर्ड हाउस ब्रीदिंग का है, फोर्थ हाउस कंफर्ट का। अब आप सोचिए, कंफर्ट, आराम, सबसे ज्यादा बड़ा कंफर्ट क्या है कि हम प्रॉपर तरीके से सांस ले पा रहे हैं। आप ऐसे देखिए ना कि अगर थोड़ी देर भी आपकी सांस रुक जाए या प्रॉपर ऑक्सीजन ना मिले तो सबसे ज्यादा डिस्कम्फर्ट हो। फोर्थ हाउस गाड़ी घर, गाड़ी घर इतना अगर ना हो तो इतना डिस्कम्फर्ट नहीं देंगे जितना आपकी सांसें रुक जाए या आप प्रॉपर ब्रीदिंग ना ले। तो फोर्थ हाउस कंफर्ट का है, लेकिन थर्ड हाउस ब्रीदिंग का है। तो अगर आपको पूरा कंफर्ट चाहिए तो थर्ड हाउस भी अच्छा होना चाहिए, तब जाके हमें क्या लगता है कि नहीं, फोर्थ हाउस अच्छा होगा तो प्रॉपर शांति मिलेगी, सुख मिलेगा। लेकिन अगर थर्ड हाउस नहीं अच्छा है तो कोई सुख या शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि जैसा मैंने कहा थर्ड हाउस 4th से 12th है, लॉस ऑफ मेंटल पीस का, ठीक है, लॉस ऑफ कंफर्ट। तो अगर थर्ड हाउस एप्लीकेटेड है तो कोई शांति या सुख नहीं मिलेगा। तो अगर थर्ड हाउस अच्छा है तो आपको प्रॉपर कंफर्ट और शांति मिलेगी, और सबसे बड़ा कंफर्ट और सुख यही कि आप प्रॉपर ब्रीदिंग ले पाएंगे। आप देखिए थर्ड हाउस में एफ्लिक्शन हो बहुत ज्यादा तो आपको ब्रीदिंग इश्यूज होते हैं, साइनस का इशू हो, जुपिटर रेट्रो हो, एफ्लिक्टेड हो, साथ में मर्करी भी रेट्रो हो जाए तब कफ कोल्ड साइनस का बहुत इशू है। तो कंफर्ट और सुख के लिए थर्ड हाउस भी अच्छा होगा। जब थर्ड हाउस अच्छा होगा तो प्रॉपर ब्रीदिंग लेंगे। और थर्ड से सेकंड कौन है, फोर्थ हाउस। हर हाउस से सेकंड हाउस उसके ग्रोथ का है, हर हाउस से सेकंड हाउस उसको फीड करता है। जैसे लगन से सेकंड हाउस क्या, हमारा फूड है, वो हमको फीड कर रहा है, तो हर हाउस से सेकंड हाउस उसका भोजन या फूड है, उसको फीड करेगा। तो थर्ड से सेकंड क्या है, फोर्थ हाउस। तो थर्ड हाउस में ब्रीदिंग अच्छी लेंगे तो फोर्थ हाउस में प्रॉपर कंफर्ट और सुख शांति मिलेगी। फोर्थ हाउस थर्ड हाउस को फीड कर रहा है। ऐसे भी देखें तो फोर्थ हाउस हार्ट का है, भाई प्रॉपर ब्रीदिंग लेंगे, ऑक्सीजन लेंगे, तब वो ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू ही तो पूरी बॉडी में जाती है जब हार्ट पंप करता है। अब ब्रीदिंग ही नहीं ले पा रहे हैं थर्ड हाउस में तो हार्ट पंप क्या करेगा जब ऑक्सीजन ही नहीं है। और अगर फिर थर्ड अच्छा है तो आपको ब्रीदिंग प्रॉपर मिलेगी, पूरा सुख शांति रहेगी। फोर्थ है तो प्रॉपर सुख शांति कंफर्ट मिल रहा है। और फोर्थ अच्छा है तो फोर्थ से सेकंड है फिफ्थ हाउस। फोर्थ हाउस मन का है, उसको कौन फीड कर रहा है, फिफ्थ हाउस, क्योंकि वो सेकंड है। तो फिफ्थ हाउस क्या, थॉट प्रोसेस का, अच्छे थॉट प्रोसेस, अच्छे विचार रहेंगे तो मन शांत रहेगा, तभी तो सुख शांति मिलेगी। अच्छे फिफ्थ हाउस मंत्रों का प्रॉपर मंत्र चैंटिंग करेंगे, मंत्रों का अच्छा रिजल्ट मिलेगा, तब आपको सुख शांति मिलेगी। इस तरीके से भी आप देख सकते हैं थर्ड फोर्थ। तो आप देखिए, अब ऐसा तो होगा नहीं किसी के चार्ट है कुंडली में कि इनमें से कोई हाउस एफ्लिक्टेड ना हो। मोस्टली केसेस में आपको एफ्लिक्टेड मिलेगा ही, एक दो हाउस, सन एफ्लिक्टेड ना हो। इसी वजह से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आता है लोगों को मंत्र। और ये आज नहीं, पहले भी आता था, पहले भी लोगों के चार्ट ऐसे ही होते। अब हम क्या करते हैं, मंत्र के लिए कहा, बस सीधे उठे करना शुरू कर दिया। उस इसीलिए बहुत सारे हर चीज के लिए एक रिचुअल, एक प्रॉपर रूटीन बनाया गया, प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ करेंगे तब उसका इफेक्ट। फिफ्थ हाउस डाइजेशन का भी, फिफ्थ हाउस एफ्लिक्टेड हो, आपका पेट साफ नहीं हो रहा, डाइजेशन नहीं सही है। आप देखिए, पेट भारी हो, पेट भरा हुआ हो, या आप भर पेट पेट भरा हो, तब आप मंत्र चैंटिंग करें तो प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि पहली बात तो पेट भरा होगा या पेट साफ नहीं होगा, तो आप प्रॉपर डीप ब्रीदिंग नहीं ले पाएंगे। उसकी वजह से पेट में हैवीनेस रहेगा नेवल के आसपास, तो आप प्रॉपर मंत्र चैंटिंग नहीं कर पाते। ये रीजन है कि उपाय या जो रेमेडी है वो काम नहीं करती, और सबसे ज्यादा मंत्रों में हमें प्रॉब्लम आता है वो काम क्यों नहीं। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन ये देखिए, थर्ड हाउस ब्रीदिंग का 3, 7, 11 वायु तत्व यानी काम त्रिकोण के हाउस है, वायु तत्व को रिप्रेजेंट। थर्ड हाउस में जेमिनाई आता है, 7th हाउस में लिब्रा, और 11th हाउस में एक्वेरियस, ये एरी साइन है। तो इनको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे कोई भी एफ्लिक्शन है तो इसीलिए बताया जाता है प्रॉपर जो है प्राणायाम डेली करें, तभी आप इनको कंट्रोल कर पाएंगे, मन शांत रहेगा। पहला सॉल्यूशन। दूसरा, ये फिफ्थ हाउस डाइजेशन का है, वो एफ्लिक्टेड है, पेट में भारीपन है, तो कभी भी कुछ भी खा पी के मंत्र चैंटिंग मत कीजिए, एम्प्टी स्टमक की। एटलीस्ट खाने के कम से कम 2 घंटे बाद ही मंत्र चैंटिंग। और बेस्ट तो ये है कि सुबह अर्ली मॉर्निंग, एम्प्टी स्टमक, ठीक है, मोशन क्लियर हो जाए उसके बाद। और इसके साथ साथ फिफ्थ हाउस अपर एब्डोमेन है, सिक्स्थ हाउस लोअर एब्डोमेन है, तो नेवल के आसपास का एरिया,
तो आप देखिए पहले के लोग क्या करते थे, लुंगी या कुछ ऐसा पहनते थे जो नेवल से बहुत नीचे होता था। तो आजकल हम जो कपड़े पहनते हैं, जीन्स है, ट्राउज़र है, कुछ भी, वो बहुत टाइट होते हैं, बेल्ट भी लगा लेते हैं। तो नेवल के आस-पास बहुत टाइटनेस नहीं होनी चाहिए। तो नेवल के ऊपर या नीचे उसके आस-पास कोई भी ऐसा टाइट क्लॉथिंग ना पहने मंत्र करते हुए। वहाँ का एरिया फ्री रहना चाहिए, या लूज़ क्लॉथ पहने, या जो भी कपड़े पहने वो नेवल से नीचे हों। वहाँ पे किसी भी तरीके का कोई हेवीनेस नहीं होना चाहिए, चाहे खाने की वजह से हो, चाहे पेट नहीं साफ हुआ इसलिए, या कपड़े की वजह से। और स्ट्रेट होके बैठें, स्पाइन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, तब जाके आपको मंत्रों का इफ़ेक्ट मिलेगा। ठीक। तो ये एक दूसरा बड़ा सॉल्यूशन है कि अगर आपको मंत्र इफ़ेक्टिव नहीं हो रहे। इसके बाद एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, कि जब भी हम मंत्र करते हैं ना, ब्रीथिंग के साथ करना चाहिए, हम ब्रीथिंग के साथ नहीं करते। ब्रीथिंग के साथ करने का मतलब क्या है? जैसे मैंने बताया ना, 5th से 11th था थर्ड हाउस, उसका लाभ तब मिलेगा जब प्रॉपर ब्रीथिंग करें। तो जब भी मंत्र करें तो पहले डीप इन्हेलेशन करें, डीप इन्हेल करें वायु को, उसके बाद एक्सहेल करते हुए मंत्र चैंटिंग करें। तब आप देखिए आपको खुद ही एक अच्छा फ़ील आएगा। जैसे अगर आप करना चाहते हैं तो इस तरीके से। उसके बाद ओम नमः शिवाय इस तरीके से इन्हेल कर लिया, फिर एक्सहेल करते हुए आप, और आप देखिए आपको अलग ही इफ़ेक्ट मिलेगा। नॉर्मली हम क्या करते हैं, बस ऐसे ही ओम नमः शिवाय या कोई भी मंत्र कर रहे हैं तो बस ऐसे ही चैंटिंग करते रहते हैं। ये भी एक बड़ा रीज़न है। तो अगर आप ये सारी चीज़ों को समझ के जो स्टेप बताए गए, प्राणायाम कीजिए, डीप ब्रीथिंग कीजिए, उसके अलावा जो है एम्प्टी स्टमक रहिए, और क्या कहते हैं, डाइजेशन अच्छा रहे, और मंत्र करते हुए ब्रीथिंग करके, इन्हेल करके, फिर एक्सहेल करते हुए मंत्र चैंटिंग करें। अगर आप इसको फ़ॉलो करेंगे तो आप देखिए आपको मंत्र चैंटिंग का प्रॉपर इफ़ेक्ट मिलेगा। सबसे पहला इफ़ेक्ट मिलेगा, मंत्र करते हुए आपका मन या माइंड जो है अपने आप शांत हो जाएगा। आपको लगेगा इससे ज़्यादा शांति अब कहीं है ही नहीं। किसी भी तरीके के नेगेटिव और इधर-उधर के विचार आपके मन में आएँगे। और जब आपका सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल में होगा, तो आप देखिए आप जो चाहेंगे, जो सोचेंगे वो खुद मैनिफेस्ट, इतनी विल पावर दी हुई है। थर्ड हाउस जो सबकॉन्शियस माइंड का, वही थर्ड हाउस फ्री विल का है। तो अगर सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल कर लिया तो फ्री विल तो वैसे ही आपका साथ देगा। तो ये आज का पूरा वीडियो था कि क्यों उपाय काम नहीं करते हैं या रेमेडीज़ काम नहीं करती। दूसरा, मंत्रों के लिए क्या रीज़न है कि मंत्र काम नहीं करते और किस तरीके से मंत्र चैंटिंग करें। और आपको ये समझ में आ गया होगा, कोई भी रूटीन या डिसिप्लिन फ़ॉलो करें, कुछ चेंजेज़ लाएँगे तो उसमें कष्ट होने ही हैं, आप उस कष्ट से बचिए मत। या तो फिर अपने जो कर्म किए उनको भोगिए, या इस कष्ट को भोगिए। कहीं न कहीं कष्ट आपको भोगना ही पड़ेगा। बट ये मंत्र, प्रॉपर साधना, फास्टिंग, ये सब करके आप कष्ट भोग रहे हैं तो चलिए अच्छा है, आप ईश्वर के नज़दीक जा रहे हैं, उनकी कृपा के पात्र बन रहे हैं। आप गलत कर्म करके कष्ट भोग रहे हैं तो क्या है, उससे आप बच नहीं पाएँगे। तो आज के बाद उपाय मत माँगिए, परिकार करिए और अपने बुरे कर्मों का परित्याग कीजिए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, नमस्ते।